सो नाउ आई गेस लोग पढ़ सकते हैं। आज पढ़ते हैं, कल रिलेटिव स्टेबिलिटी देखा था। रिलेटिव स्टेबिलिटी कुछ नहीं है, वो दो रिलेशन ध्यान रखना। अभी पढ़ते गुड हैं। मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। अब पढ़ते हैं इसके बाद में पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। कल रिलेटिव स्टेबिलिटी लिख लिया था सबने। रिलेटिव स्टेबिलिटी सबके समझ में आ गया था, सिंपल सा रेशियो है ऑक्सीजन का। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है हमारे लिए पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। देखो, ऐसी चीज है, मैं आपको फोकस इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा काम का नहीं है। रिलेटिव स्टेबिलिटी से क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आता है। कन्वेंशन में रिलेटिव स्टेबिलिटी कभी नहीं आता और ना ही गेट में आता। अगर ये सी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, भले ही आपको रिलेशन पता है, इक्वेशन पता है, स्टिल सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज कैलसी नहीं होगा। पावर 0.794 पावर में कुछ चल रहा है तो वो सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो इसके बारे में लिखना है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ it is defined as ratio of total demand of BOD of a city, total demand of BOD of a city per day, total demand of BOD of a city per day to the individual BOD, produced by a person, to the individual BOD produced by a person per day, to the individual BOD produced by a person per day. The standard BOD produced by a person is 0.08 kg per day. Is 0.08 kg per day. सिंपल सा, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट किसके बराबर हो रहा है? BRD of a city per day divided by BOD of an individual per day. ठीक है, BOD of an individual per day. पॉपुलेशन इक्विवेलेंट एक्चुअली हेल्प करता है हमें ये, मतलब एक आइडिया देने में कि इंडस्ट्रीज कितना वेस्ट जनरेट कर सकती है। इंडस्ट्रीज को कितना अलाउड है वेस्ट जनरेट करना, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता है इससे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, calculate the population equivalent of a city given that average sewage of the city is 95 into 6 per day and 5-day BOD is 300 milligrams per liter. The individual BOD is 0.08 kg per day. Individual BOD is 0.08 kg per day.
तो सा क्या आएगा COD of per day divided by इंडिविजुअल BOD। तो BOD ऑफ अ सिटी कितना आएगा 300 into 10 to power minus 6 kg per liter into 95 into 10 to power 6 liters per day kg per day। ये kg per day सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 300 to 95 अपॉन 0.0 जो भी वैल्यू आएगी ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा। 356250 समथिंग ऐसा कुछ। तो ये हमें ये बता रहा है ये जितना पॉपुलेशन आया 356250 ये जितना गंदगी करेंगे उतना ही इंडस्ट्रीज को दिया जा सकता है कि आपको इससे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना है इन पॉपुलेशन से। जस्ट एक आइडिया देने के लिए, नॉट एग्जैक्टली है बट एक जस्ट एक आइडिया होता है। ओके ये तो हमारे लिए हो गया वेस्ट वाटर के क्वालिटी पैरामीटर्स जिसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है डीओ और बीओडी, बाकी सारा स्पेयर में एक्स्ट्रा में है। पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ोगे कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज सीवेज। देखो अभी आपको एक पूरा का पूरा लेआउट पता होना चाहिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। मैं आपको पूरा एक लेआउट बता रहा हूँ कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन से सॉलिड्स पहले हट रहे हैं, कौन से बाद में हट रहे हैं। ओके हमारा काम क्या है, मेजर फंक्शन ये रहेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स है, हमें उसको इनर्ट बनाना है डिस्पोजल के पहले। डिस्पोजल हो उसके पहले उसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उन सबको इनर्ट बना देना है, किसी भी काम का नहीं रखना। ओके तब देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास में आएगा रॉ सीवेज। इस रॉ सीवेज में ये सब कुछ हो सकता है, सारी तरीके की गंदगी हो सकती है। अभी सिर्फ कच्चा सीवेज आ रहा है। इसके बाद में क्लीनर्स प्लस मॉरिनेटर्स एंड कम्युनिटर्स, ये ग्राइंडिंग डिवाइसेस है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग डिवाइसेस है। क्लीनर्स लगाते हैं मॉरिनेटर्स और कम्युनिटर्स, ये कुछ नहीं करता है, ये बस अभी कचरा आ रहा होता है उनको क्या करता है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है ताकि आगे जाके उन पे जो रिएक्शन कराना है वो अच्छे से हो सके। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ से यहाँ पे चलते हैं ग्रिड चेम्बर। ग्रिड चेम्बर और रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हम लोग यहाँ से हटाते हैं ग्रिड चेम्बर में। अब ग्रिड चेम्बर के बाद में हमारा आता है पीएसटी, प्राइमरी, आगे लिखेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक पीएसटी। पीएसटी क्या रिमूव करता है, पीएसटी विल रिमूव ऑर्गेनिक सॉलिड। पीएसटी क्या रिमूव करेगा, ऑर्गेनिक सॉलिड्स। अभी पीएसटी वाला जो ट्रीटमेंट है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये वैसे ही है जैसा हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता था, सेम वैसे ही। दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 डिग्री ट्रीटमेंट। ओके 1 डिग्री ट्रीटमेंट। अब इससे आगे जाएगा तो देयर इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट कराया जाता है। ठीक है
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री ट्रीटमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सॉलिड से पीएसटी हुआ प्राइमरी सेटलिंग टैंक, वैसा ही है जैसा हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता था, कुछ भी अलग नहीं है। सीवेज को एक जगह रहने देंगे, उसमें क्या होगा, धीरे 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 सॉलिड अपने आप नीचे सेटल होने लगेंगे जितना होगा। उसके बाद पानी जाएगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, हम लोग उसको रिएक्ट करा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट कर रहा है और उसको डिग्रेड करना शुरू कर। यहाँ पे इट फॉर्म्स एन एरोबिक स्लग, एन एरोबिक स्लज, दिस इज एनारोबिक एरोबिक स्लज, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करेंगे, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन। अब इसके बाद में वाटर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से निकल के आता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। पीएसटी निकला प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर हुआ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिर वापस से उसको टैंक के अंदर रखते हैं ट्रीट होने के बाद में। फिर जो सॉलिड्स बचते हैं और यहां से जो सॉलिड्स बचते हैं, ये दोनों सॉलिड्स आते हैं स्लज डाइजेशन टैंक में। मैं सारे ये जो छोटे छोटे लिख रखे सब लिख दूंगा। स्लज डाइजेशन टैंक, ये सॉलिड्स इधर पे आ रहे हैं, यहाँ पे स्लज लिखते हैं, दिस इज एरोबिक स्लज, एनारोबिक स्लज। और यहां से जितना लिक्विड होता है, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, सेटलिंग टैंक है, सेटलिंग टैंक के अंदर सीवेज को रखेंगे तो कुछ सॉलिड्स होंगे जो नीचे सेटल हो जाएंगे और कुछ पानी ऊपर रह जाएगा। तो जो पानी ऊपर है वो हमारा आगे चले जाता है डिस्पोजल में, और जो सॉलिड्स हैं वो हम डाल देते हैं एसडीटी में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब लिक्विड यहाँ पे आ रहा है, इसको 3 डिग्री ट्रीटमेंट देकर यहां से दिस कैन बी डिस्पोज, इस लिक्विड को डिस्पोज कर सकते हैं आइदर इन रिवर और लैंड या फिर मतलब सी में, जहां पे भी डिस्पोज कर रहे हैं। अब एसडीटी के अंदर स्लज डाइजेशन टैंक में 3 चीजें जनरेट होती है, एसडीटी के अंदर 3 चीजें जनरेट होती है। एसडीटी क्या हो रहा है, स्लज डाइजेशन टैंक, यहां से स्लज आ रहा है, यहां से स्लज आ रहा है, फिर ये स्लज आ रहा है एसडीटी के अंदर एक्ट हो रहा है, अगेन वापस से वही है, फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड को खाएगा तो इट विल प्रोड्यूस सम गैस, सम वाटर एंड सम एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ उनका वेस्ट भी जनरेट होगा, सॉलिड्स, कुछ गैसेस जनरेट होंगी और कुछ यहाँ पे लिक्विड जनरेट होगा। तो ये जो लिक्विड जनरेट होता है इसे हम लोग दोबारा से भेज देते हैं रिसाइकिल पीएसटी में, ओके। और सॉलिड्स जो जनरेट होते हैं, सॉलिड्स को हम लोग डाल देते हैं ऑन ड्राइंग बेड्स, इसको सुखाने के लिए डाल देते हैं और फिर उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और जो गैसेस जनरेट होती है लिखते हैं यहाँ से, जो गैसेस जनरेट होती है CO2 और CH4, इनका कुछ फ्यूल वैल्यू होता है, क्योंकि फ्यूल वैल्यू होता है इससे वी प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इससे पूरे ट्रीटमेंट प्लांट को रन करने में हेल्प मिलती है, एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है। और फिर यहां से फाइनली सॉलिड्स कैन बी यूज्ड एज मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे मैं सारे लिख रखा है पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, एसएसटी भी सेम, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक,
SDT, this is sludge digestion tank. SDT is sludge digestion tank. रॉ सीवेज आया, क्लीनर्स, मॉरिनेटर्स, कम्युनिटर्स उस सीवेज को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद पानी जाएगा, सीवेज हमारा जाएगा ग्रिड चेम्बर में, जहाँ पे सीवेज के अंदर जो मिट्टी हो गई, सैंड हो गया, क्ले हो गया, कोई भी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, उन सबको नीचे की तरफ सेटल कराएंगे। ग्रिड चेम्बर हमारा वही होता है, जैसा वही सेटलिंग टैंक, सेम सॉलिड्स है नीचे की तरफ सेटल हो रहे हैं। फिर पानी जाएगा पीएसटी में, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक स्टेप और आता है, यहाँ पे करके लिख दो एक्स करके, where your x is फ्लो इक्वलाइजेशन। अगर हमारा डिस्चार्ज बराबर नहीं होता है, डिस्चार्ज अगर पूरा नहीं होता है, तो हमें डिस्चार्ज को ऐड करना पड़ता है, थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव, उसके बाद पीएसटी में आते हैं। पीएसटी में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फिर ये सेटलिंग टैंक है, तो इसमें कुछ स्लज बनेगा और कुछ लिक्विड रह जाएगा। तो जो स्लज बनेगा वो एनारोबिक स्लज है, उसको नीचे की तरफ ले आएंगे और आगे चले जाएगा हमारा लिक्विड, सीवेज आगे की तरफ जाएगा फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अभी बताऊंगा, हमें मेन यही पढ़ना है, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक एसडीटी, यही चीजें पढ़नी है, पीएसटी वगैरह ये नहीं। और आपको एक लेआउट अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट लेआउट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली एक्ट कर रहे हैं, अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल सोर्स से लाते हैं और उस पर डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, और उससे जो भी हमारा सीवेज है वो आगे की तरफ जाएगा सेटल होने, यहाँ सेटल कराएंगे। जो सॉलिड्स बन रहे हैं वो आगे जाएंगे एसडीडी में, यहाँ पे, और यहाँ से जो भी लिक्विड आ रहा है वो वापस नीचे की तरफ आए। ओके, अब यहाँ पे the sludge from SST is rich in microorganism and the sludge from this PST is rich in organic matter। आगे लिखवा दूंगा मैं आपको, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर आता है, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, फिर क्लब होते हैं एक जगह पे, यहाँ पे फिर रिएक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा खाते हैं और फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जो सॉलिड बना रहे हैं उसको हम लोग ड्राइंग बेड पे डाल देते हैं, सुखाने के लिए डाल देते हैं, उसको एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। उसके बाद जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, CO2, CH4, दे हैव फ्यूल वैल्यू। CH4 मीथेन के पास बहुत ज्यादा फ्यूल वैल्यू होती है, CO2 में तो खैर नहीं होता है इतना, CH4 का फ्यूल वैल्यू होता है। तो दैट फ्यूल वैल्यू कैन बी यूज फॉर रनिंग द प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में। और जो लिक्विड है, ये लिक्विड बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बोले बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड होता है, बहुत गंदा होता है, इट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट फ्लूइड। वो सुपरनेटेंट फ्लूइड फिर से चले जाता है यहाँ पे रिसाइकिल में, फिर वापस से सेम सीरीज में चलता रहता है। हमारा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से और एसडीटी से। एसडीटी बहुत बहुत टफ है, एसडीटी बहुत टफ है, फिर भी हम लोग करेंगे। और एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, हमें यही पढ़ना है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एसडीटी, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी। और उसके बाद में जब यहां से डिस्पोजल हो रहा है तो एक पार्ट यहां पे आता है, एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, एक क्वेश्चन यहां पे, और एक क्वेश्चन यहां पे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, गेट में देखते हैं, गेट में इसमें क्वेश्चन ईएस में बनता है और गेट में भी बनता है, और यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ईएससी में आता है, ठीक है। बट एसडीटी से हमेशा इतना ज्यादा ऐसा टॉपिक होता है जिससे गेट में भी क्वेश्चन बन सकता है, हमें ये सारा पढ़ना है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में लिखते हैं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी लेआउट बहुत अच्छे से समझ लेना, कहाँ से कैसे वाटर सीवेज किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कि आप जब एसडीटी के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता होना चाहिए पीएसटी से कितना वॉल्यूम आ रहा है, एसएसटी से कितना वॉल्यूम आ रहा है, ओके। या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद में क्या आ रहा है, ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ से लिक्विड जा रहा है डिस्पोजल के लिए,
तो डिस्पोजल में क्या होता है, अगर हमारा डिस्पोजल जैसे सीवेज है, ठीक है, सीवेज को ट्रीट करके हम नदी के अंदर डाल रहे हैं या पानी के अंदर डाल रहे हैं, ऐसा हमेशा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने पानी डाला, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जाते जाते वो एक्वेटिक लाइफ को खराब कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वो निकालना होता है कि कुछ बीओडी है, बीओडी रिवर के साथ मिक्स होने पे 10 किलोमीटर दूर जाने पे क्या बीओडी रहेगी, ऐसी चीजें निकालनी होंगी। और वो 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए। सॉल्ट ऑक्सीजन है, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ये सब गड़बड़ हो जाए। ओके, अब देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात कर। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो तरीके का है। एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ और एक अटैच्ड ग्रोथ। एक सस्पेंडेड ग्रोथ होता है और एक अटैच्ड ग्रोथ। सस्पेंडेड ग्रोथ में हमारे पास में आता है जो ऑर्गेनिक मैटर है और जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर तैर रहा है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है, उसे हम बोल रहे हैं सस्पेंडेड ग्रोथ। इसमें हमारे पास में आता है सबसे पहले ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक टैंक, एक्टिवेटेड स्वेज प्रोसेस, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर, ये चीजें। अटैच ग्रोथ में हमारे पास में आता है ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें आरबीसी वापस आता है। मतलब आरबीसी जो है, आरबीसी रेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर। अब आपको इसके अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में किस किस से क्वेश्चन आता है, एक्टिवेटेड स्ट्रेस प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्टिवेटेड स्ट्रेस प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर से कभी कभी क्वेश्चन आता है, बाकी सबसे जनरल क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकी सबसे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ एएसपी वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर आपको नई नई टर्म्स देखनी पड़ेंगी। ईएस का बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत बार लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इंडिया में मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग में हम लोग सेप्टिक टैंक को यूज करते हैं और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को। ट्रिकलिंग फिल्टर आरबीसी इतना ज्यादा यूज नहीं होते बिकॉज इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं। और भी है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, यूएएसबीआर मेथड है, इतना काम का नहीं है, इसमें नहीं देखें। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, इस जगह से। इसको स्टार्ट करने के पहले एक दो नोट लिखने, ये वाला सारा कॉपी कर लो एक बार। सस्पेंडेड ग्रोथ और अटैच्ड ग्रोथ में डिफरेंस बताइए। सस्पेंडेड ग्रोथ में क्या हो रहा है, जैसे हमारा एक कंटेनर है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के, ठीक? अब क्या हो रहा है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी में तैर रहे हैं, दोनों आपस में पानी में तैर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ। और अटैच्ड ग्रोथ क्या हो रहा है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो फ्लोट नहीं कर रहा है पानी के अंदर, वो एक जगह पे है और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अटैच्ड ग्रोथ। सिंपल सा ऐसा, एक ग्लास में पानी भर रखा है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, ब्रेड के टुकड़े कुछ डाल दो, थोड़े टाइम बाद देखोगे कि वो डिग्रेड होने लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड ग्रोथ। दोनों पानी में तैर रहे हैं। अटैच ग्रोथ क्या हो रहा है, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर चीज लगा के ऐसे ही रख दो, तो दैट इज अटैच ग्रोथ। ये सस्पेंडेड, ये अटैच ग्रोथ। इसके बाद में एक दो नोट लिखने हैं, जैसे पीएसटी से रिलेटेड एक दो नोट लिखने हैं, फिर आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा ना, यही आ सकता है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स को हटाने के लिए
पीएसटी को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री ट्रीटमेंट होता है नहीं होता है, एरोबिक होता है एनएरोबिक होता है, क्या होता है, ये एटमैक्स पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछता। जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे आते हैं, इसको लिख लो, फिर एक नोट लिखना है, फिर हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेप्टिक टैंक। ठीक है, अब करते हैं। एक नोट लिखना है, वन डिग्री ट्रीटमेंट, 1 डिग्री ट्रीटमेंट normally removes normally remove 60% of suspended impurities, normally 60% of suspended impurities, and also satisfies 30 to 40% of BOD, and also satisfies 30 to 40% BOD associated with it, associated with it। ये 1 डिग्री ट्रीटमेंट के लिए, मतलब पीएसटी के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट सेकंड नोट लिखना है, द secondary treatment satisfies secondary treatment satisfies 85 to 95% BOD, secondary treatment satisfies 85 to 95% BOD associated with the wastewater। अब हम लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको एक बार ओवरव्यू सारा लिखा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देना, सीवेज ट्रीटमेंट ब्रैकेट में ओवरव्यू, ताकि बाद में पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा। वैसे लेआउट देखते हुए भी पता चलता है कि कैसे कैसे चीजें जा रही है। तो चलो ठीक है, इसमें लिख लो, इसमें लिखना है, सिर्फ ओवरव्यू लिखना है, 1-1.5 पेज का ओवरव्यू है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या हो रहा है, किस प्रोसेस में हो रहा है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इनिशियली द सीवेज सैंपल initially the sewage sample is subjected to screening process, subjected to screening process where most of the floating matter where most of the floating matter is removed, where most of the floating matter is removed। next line में, after screening the sample effluent after screening the sample effluent is sent into grid chamber, sent into grid chamber
where the effluent is retained for 2 minutes with a permissible velocity of retained for 2 minutes with a permissible velocity of 0.3 meter per second. 0.3 meter per second, so that all the inorganic particles such as sand, silt, etc. All the inorganic particles such as sand, silt, etc. are removed. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, if oil and grease is present in sewage effluent, then these are removed by using skimming tanks. Skimming tank नाम ध्यान रखना, skimming tank हो सकता है for removal of this grease and oil, इन सबको हटाने के लिए skimming tank को यूज करते हैं. नेक्स्ट लाइन में, oil and grease obstruct the growth of bacteria which are necessary for aerobic and anaerobic process. नेक्स्ट लिखना है, ओवरव्यू में लिखना है पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या प्राइमरी सेटलिंग टैंक. इसमें लिखना है, जस्ट ओवरव्यू लिख रहे हैं हम लोग. इसमें लिखना है, आफ्टर द अबव ट्रीटमेंट the sewage effluent is retained in primary sedimentation tank for a period of 1.5 to 2 hours at a velocity of 0.3 meter per minute. The velocity of 0.3 meter per minute. In primary sedimentation tank, most of the suspended solids are removed. अब नेक्स्ट आते हैं SST.
secondary sedimentation tank, SST. इसमें लिखना है this process basically consists of biological conversion of colloidal and dissolved solids into biomass which can be subsequently removed in secondary sedimentation tank. लास्ट लिख सकते हैं थोड़ा सा फाइनल ट्रीटमेंट. फाइनल ट्रीटमेंट जो हमारा 3 डिग्री ट्रीटमेंट था उसके बारे में है. बेसिकली 3 डिग्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, यानी उसमें नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट अगर ही कंटेंट है तो इसको हमें कम करना होता है ताकि यूट्रोफिकेशन ना हो. यूट्रोफिकेशन आएगा. फाइनल ट्रीटमेंट इसमें लिखना है in most cases secondary treatment is sufficient to meet the effluent standards, but sometimes additional treatment may be required. In this treatment, the sewage is chlorinated. And all the elements are reduced to permissible level before dumping and disposing. Okay, ये सारा का सारा ओवरव्यू हो गया. इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा. अगला स्टार्ट करते हैं सेप्टिक टैंक. यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिकली डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. ओके, मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एरोबिक हो रहा है पूरा. अब उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि एनएरोबिक भी होता है. तो सेप्टिक टैंक है, लोगों को पता ही होगा सेप्टिक टैंक क्या होता है. घरों के नीचे होता है, जहाँ पे मतलब पुराने घर होते थे, उन सब का जो सीवेज होता है या वेस्ट निकलता है, अगर वॉशरूम का जो वेस्ट निकलता है, वो जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है, सेप्टिक टैंक में. और वहाँ पे ऑक्सीजन के आने की कोई जगह नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है बट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. तो वो क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट तो करते हैं, मोर सेल्स बनाएंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैस विच विल बी नॉट CO2 बट इट विल बी मीथेन, H2S और एसिड्स, अमोनिया, ये गैसेस बने.
अब ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था थोड़े टाइम पहले कि एक सेप्टिक टैंक जिसका क्लीनिंग इंटरवल अराउंड 6 महीने साल भर कुछ रहता है, हर साल भर के अंदर उसको साफ होना चाहिए। अगर उसको 10 साल 12 साल तक साफ ना किया जाए तो उसके अंदर इतनी ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई हो जाता है कि अगर आप क्लीन करने के लिए जैसे उसे खोलेंगे, जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि सेप्टिक टैंक क्लीन करते हैं, एक आदमी जस्ट बाय स्मेलिंग द स्मेल ऑफ दैट H2S NH3 और अमोनिया, ये गैसेस को स्मेल करने से इंस्टेंट डेथ हो जाती है, इंस्टेंट डेथ हो चुकी है। ओके, इतना ज्यादा ये मतलब ऐसा है, खतरनाक चीज है। तो सेप्टिक टैंक में बेसिकली क्या हो रहा है, आपके घरों के नीचे होता है, पता ही होगा, घर के नीचे होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं जा सकती सेप्टिक टैंक में। तो ये एनएरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। एनएरोबिक हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, CH4 H2S अमोनिया एंड एसिड्स, ये सब प्रोड्यूस करेगा, जो कि अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो सेप्टिक टैंक में लिखना है, सेप्टिक टैंक इज डिफाइंड एज, septic tank is defined as primary sedimentation tank, primary sedimentation tank with longer retention period, with longer retention period, 12 to 36 hours, with longer retention period, 12 to 36 hours. Next line में लिखना है, it is provided with some extra space, is provided with some extra space for the digestion of, settled sludge, for the digestion of settled sludge. It works on the principle of, anaerobic decomposition. It works on the principle of anaerobic decomposition. Next line. It is a horizontal continuous flow sedimentation tank. It is a horizontal continuous flow sedimentation tank directly admitting raw sewage and removing 60 to 70% of dissolved matter from it, and removing 60 to 70% of dissolved matter from it. Next आता है सर हाँ सर सेडिमेंटेशन टैंक के बाद थोड़ा बोलिएगा, छूट गया। हाँ, एक सेकेंड। Sedimentation tank. It is a horizontal continuous flow sedimentation tank directly admitting raw sewage and removing 60 to 70% of dissolved matter, from it. Okay. अब नेक्स्ट आता है डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक, मतलब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखना है। फर्स्ट है retention time, so this is 12 to 36 hours.
जनरली 24 आवर्स। सेकेंड है सीवेज फ्लो कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 70 LPCD। थर्ड cleaning time period 6 months to 1 year। Cleaning time period is 6 months to 1 year। BOD removal is 100 to 200 milligrams per liter। BOD removal is 100 to 200 milligrams per liter। ये मतलब कुछ ये स्पेसिफिकेशंस है। अगला देखते हैं डिजाइन स्टेप्स। कुछ नहीं, ये बस आपको ध्यान रखना है हर 6 महीने में क्लीनिंग होनी चाहिए, 6 महीने से 1 साल के बीच में। बट जो कॉमन प्रैक्टिस चलती है 10-10 साल तक क्लीन नहीं कराते। डिजाइन स्टेप्स ऑफ सेप्टिक टैंक, स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहे हैं। फर्स्ट है calculate the total sewage flow rate। Second, calculate the volume of sewage, depending upon detention time। रिटेंशन टाइम बोलो, रिटेंशन टाइम बोलो, दोनों मतलब सेम है। थर्ड, calculate the volume of sludge depending upon cleaning time period। This is 1 year। Fourth, calculate the total volume septic tank by summation of volumes in step 2 and step 3। Fifth, assume L by B ratio and calculate the dimensions। लोगों को अगर बाद में कंफ्यूजन आए तो यहाँ पे L by B रेशियो आप लोग ले सकते हो बिटवीन 3 and 5, 3 to 5 के बीच में ले सकते हैं। 3/5 में 3 to 5, 3 to 5 के बीच में ले सकते हैं L by B रेशियो। अब यहाँ पे पहला स्टेप है कैलकुलेट द टोटल सीवेज फ्लो रेट। तो टोटल सीवेज फ्लो रेट निकालना होगा, वो दे रखा होगा। उसका हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सीवेज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इनटू टाइम। टाइम कितना, 1 डे। फिर आपको वॉल्यूम ऑफ स्लज दे रखा होगा या स्लज फ्लो रेट दे रखा होगा, उसको 1 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा।
स्टेप 2 स्टेप 3 दोनों के वॉल्यूम का ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक आ जाएगा। वॉल्यूम आ गया, कुछ भी एल बाई बी रेशियो अज्यूम करो और डायमेंशंस कैलकुलेट करो, ये सिंपल सा है। इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, डिजाइन अ सेप्टिक टैंक, डिजाइन अ सेप्टिक टैंक for a colony of 300 people, for a colony of 300 people. Next line, the colony is supplied water, colony is supplied water at the rate of 135 LPCD, the rate of 135 LPCD. Next line, assume a retention period of 24 hours. Assume a retention period of 24 hours, and the 75% of water, and the 75% of water becomes sewage, Next line, the tank is cleaned. The tank is cleaned once in a year. Once in a year, the rate of position of sludge is 40 liters per capita per annum. पर annum पर ईयर दे रखा है, ठीक है, एलपीसीडी नहीं है, एलपीसीए दे रखा है। टेक depth equal to 2 meter, L by B equal to 3. Calculate dimensions. dimensions निकालने हैं।
आराम से करना। क्या करना है इसमें, हमें दे रखा है 135 LPCV, ठीक है, का 75% सीवेज बनेगा, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले डिस्चार्ज निकाल लो, कितना आएगा, 300 लोग हैं इंटू 135 इंटू 0.75 लीटर पर डे। इसको आप लोग मीटर क्यूब पर सेकंड में कर लो तो इजी रहेगा। 300 इंटू 135 इंटू 10⁻³ इंटू 86400 क्यूब पर सेकंड, जो भी आएगा। ये तो हमारा आ गया। अब वॉल्यूम 1 निकालना है, तो वॉल्यूम 1 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम क्या है हमारे लिए, 1 डे, तो 24 आवर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास कुछ V1 निकल आएगा, ऐसे ही V2 निकालना है, प्लस दे रखा है, टाइम कितना है 1 ईयर, दैट इज, ठीक है। एक आदमी के लिए 40 है, 300 लोगों के लिए कितना होगा वो निकाल लो, दोनों को ऐड करोगे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम आ गया, डेप्थ पता है, तो L/L और B का रेशियो आ जाएगा, मिक्सर कुछ आ जाएगा, फिर उससे LB का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ट्राई करो, मुझे आंसर बताना क्या आ रहा है। ये वैल्यूज लिख देता हूँ, चेक करते जाना। V1 आना 3.375 मीटर, 2 आना चाहिए 12 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम इन दोनों को ऐड करेंगे 2.375 मीटर क्यूब। L आना चाहिए 7.97 मीटर और B आना चाहिए 2.657 मीटर। एक बार चेक कर लो। आ रहा है सबके, मनीष, रिजवान, शांतु, तूफान, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के या नहीं आ रहे हैं?
नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? अच्छा देखो, चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले क्या बताया था कि आपका जो वाटर सप्लाई होगा, ठीक है, 135 एलपीसी, इस वाटर सप्लाई का 75% सीवेज बन जाए, ठीक है? और वही हमारा सेप्टिक टैंक में भी जाना होगा। तो स्टेप वन जो हमारा था, सीवेज फ्लो रेट, ये निकाल लेते हैं। पहला स्टेप, सीवेज फ्लो रेट कितना आएगा? 300 तो 135 इंटू 0.75 लीटर्स पर डे, तो इसको ये आएगा 300 इंटू 135 इंटू 30375 लीटर्स पर डे। अच्छा ठीक है, लीटर्स में ही आ रहा है, इसको मैंने 86 मल्टीप्लाई किया, उसकी लीजिए, ये हो गया 30.375 मीटर क्यूब पर डे। ओके, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, हमें वन वन डे दे रखा है डिटेंशन टाइम, तो वॉल्यूम वन कितना आ जाएगा? Q1 इंटू T1 कितना है? 30.375 इंटू T1 कितना है? वन डे, तो वन डे से वन डे कैंसिल हो गया, कितना है? 30.375 मीटर क्यूब, पहला वाला पार्ट ये। अब सेकंड, हमें क्या दे रखा है कि डिपोजिशन ऑफ स्लज कितना है? 40 लीटर्स पर कैपिटा पर एनम है, 40 लीटर्स पर कैपिटा पर एनम, यानी एक साल में। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 40 एक आदमी के लिए इंटू 300 के लिए लीटर्स, ठीक है, बस इतना ही आएगा लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर क्यूब। आ रहा है समझ में? ये 12 मीटर क्यूब आ गया, दोनों को ऐड किया 42.375। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एल इंटू बी इंटू एच। एच हमें दे रखा है 2 मीटर, एच टू है, एल बी कुछ बचेगा यहाँ पे, और एल बाई बी इक्वल टू 3 दे रखा है, तो आप लेंथ और विड्थ को निकाल सकते हैं। ये वाला करने की जरूरत नहीं थी, सेकेंड में कन्वर्ट करके फिर डे में करना। अभी कर लो, कर लो, इसके आंसर निकाल लो जल्दी, फिर आगे करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मनीष, समझ में आया? यस सर। ओके, तो करना, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपको ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी डिजिट्स को चेंज कर सकता है, फॉर्मेट यही रहेगा हमेशा।
The length equal 94, breadth 1.96. हाँ ठीक है, क्या आ रहा है, एल आ रहा है 9294 मीटर्स को जा, ये सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, सब डेटा अलग कर रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये था सेप्टिक टैंक। अगला हमें देखना है दैट इज ऑक्सीडेशन पॉइंट। ऑक्सीडेशन पॉइंट, तो स्टोरी ऐसा है कि ये बेसिकली ऑक्सीडेशन पॉइंट को गांव में यूज करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर ऐसा सैनिटरी कुछ होता नहीं, जैसे सेप्टिक टैंक या जहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, जिन गांव में वॉशरूम्स नहीं होते, तो वहाँ के लिए ऑक्सीडेशन पॉइंट को यूज किया जाता है। अब ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन पॉइंट एक ऐसा गड्ढा होता है, तो बड़ा सा गड्ढा होता है, तो वो दिखाई देगा गांव में आप जाओगे रूरल एरिया में, तो कम से कम इसका डायमीटर रहता है 10 से 15 मीटर, 10 to 15 मीटर्स का डायमीटर, आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता है सर्कल। उसके अंदर वो अपना सीवेज या अपना जो घर का वेस्ट है वो लाके इसके अंदर डंप कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ डंप करते जाते हैं, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा का पूरा गड्ढा ऐसे भर जाएगा। अब इसके अंदर क्या रिएक्शंस होती है, ऊपर सन है, ऊपर सन है और नीचे कुछ ना कुछ प्लांट्स तो होंगी, क्योंकि एक्वेटिक वगैरह सारी चीजें, कुछ ना कुछ प्लांट्स होंगे बट कम होंगे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ माइक्रोब्स भी होंगे, प्लस देयर इज सम ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ऑर्गेनिक मैटर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और सन, ये तीनों मिलके ये पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं। क्या करते हैं इसमें, सन की हेल्प से ये जो प्लांट्स हैं दे डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं, हालांकि उसका रेट बहुत कम होता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि सनलाइट पूरा नीचे तक नहीं आ पाता, तो रेट बहुत कम होता है। तो एनीवे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, okay? ये ऑक्सीजन माइक्रोब्स लेते हैं, ओके, माइक्रोब्स लेते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे, माइक्रोब्स फिर दे विल रिलीज CO2 व्हिच इज टेकन अप बाय द प्लांट, तो ये साइकिल चलता रहता है। सन से सनलाइट आ रही है, सनलाइट की हेल्प से ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, बहुत कम रेट पर होगा, हालांकि वैसा नहीं होगा जैसे नॉर्मल होता है बट कम रेट पर। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने से कुछ ना कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर। इन दैट प्रोसेस दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज CO2 रिलीज करते हैं, CO2 is again used by plants and this process will go on and ये चलता रहेगा, तब जब तक चलता रहेगा जब तक कि या तो ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म ना हो जाए, या ऑर्गेनिक मैटर खत्म ना हो जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी एक फिनिश हो जाएगा तो हमारा साइकिल रुक जाए, तो ये तब तक चलता रहेगा। दिस ऑल थिंग स्टार्ट, ये सारी चीजें स्टार्ट होती है यहाँ से। सनलाइट जितना ज्यादा हैवी जाएगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी से जाएगा, हमारा रिएक्शन उतना ज्यादा चलता जाएगा, उतना ज्यादा लंबे टाइम तक चलता जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है लैटिट्यूड पर, कि हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट एक्चुअली किस जगह पर है, वो डिटरमाइन करता है कि सनलाइट कितने एंगल पे आएगी और कितनी इंटेंसिटी पे आएगी। जैसे ये अगर कहीं इक्वेटर्स पे है तो सनलाइट बहुत हैवी आता है, बहुत ज्यादा स्टीप सनलाइट आती है, तो ऑक्सीडेशन पॉइंट ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। अगर इसको पोलर रीजन में वगैरह कहीं लगा देंगे तो वहां इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि सनलाइट इतनी नहीं आएगी। तो इसमें लिखना है ऑक्सीडेशन पॉइंट्स आर open flow earth basins specially designed for treating the sewage, specially designed for
treating the sewage with the combined action of algae and bacteria. Combined action of algae and bacteria. Algae plants ही हैं, प्लांट्स को यहाँ पे एल्गी भी बोल रहे हैं, तो दैट इज सेम थिंग. नेक्स्ट लिखना है raw sewage is allowed to be collected. Raw sewage is allowed to be collected in the pond. Raw sewage is allowed to be collected in the pond. The stabilization of organic matter. The stabilization of organic matter is carried out by symbiotic relationship between plants, ब्रैकेट में लिखना एल्गी, and bacteria. Next line में algae produces oxygen. While growing in the presence of sunlight. And that oxygen is utilized by microorganisms. Next line में the end products in the case of oxidation pond are CO2, NH3, phosphates, etc. Next line में the effluent of oxidation pond can be used for land irrigation and agricultural purpose. For land irrigation and agricultural purpose. अब इसमें नेक्स्ट लिखना है design parameters for oxidation pond. Design parameters for oxidation. सबसे पहला area required 0.5 to 1 hectares. B. Retention time 20 to 30 days. Depth is 1 to 1.5 meter. Cleaning time period
बहुत लंबा टाइम होता है, जनरली 6 ईयर। BOD removal is 90%। ये पहले के टाइम पे बहुत इफेक्टिव था, जब क्योंकि एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करानी है। बस यहाँ पे एल्गी होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, और बस इसको टाइम दे दो। ठीक है, 20 से 30 दिन दो, 1 महीना दो, सारी चीजें अपने आप सड़ जाएंगी। इसमें एक नोट लिखना है। सर वो BOD रिमूवल इज 90%। BOD रिमूवल इज 90%। अब इसमें एक नोट लिखना है, टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ एल्गी, टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ एल्गी, sometimes sodium nitrate is added। Sometimes sodium nitrate is added। एल्गी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सोडियम नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, और एल्गी की ग्रोथ को कम करना हो तो क्या ऐड करते हैं, कॉपर सल्फेट। ये दो चीजें ध्यान रखना। अब आता है डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन स्टेप्स, सबसे फर्स्ट है कैलकुलेट द टोटल BOD of the sewage to be treated by oxidation pond per day। सेकेंड स्टेप है assume loading on the pond as 300 kg per day per hectare if not given। ये जो लोडिंग है, यही चीज लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है कि हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट एक्चुअली किस जगह पर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लोडिंग डिपेंड करता है। थर्ड, कुछ नहीं दे रखा तो 300 kg पर डे पर हेक्टेयर लेना। थर्ड, कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड बाय द पॉन्ड dimensions, assume depth of pond as 1.8 meters और 4। फाइनल होता है कैलकुलेट एंड चेक retention time, volume upon discharge, this should not be less than 14 days। 2 हफ्ते से कम नहीं होना चाहिए। 2 हफ्ते से कम होगा तो ऑक्सीडेशन पॉइंट पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता है, इसको मिनिमम 3 हफ्ते चाहिए, 21 डेज। डिजाइन के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लिया सबने? चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट
Calculate the dimensions of pond. For treating the sewage, from a residential colony of 8,000 people, and the sewage flow rate is 125 LPCD. 5-day BOD is 325 milligrams per liter. एंड यहाँ पे assume depth is 1.5 मीटर. देखो ये जो मतलब हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, एक्चुअल में गांव में ऐसा होता है प्रैक्टिकली. हम लोग इसको कैसे मानते हैं, ऐसा ना मान के इसको ऐसा कुछ मानते हैं. ऊपर से ऐसा सर्कुलर है पर ये डेप्थ फिक्स्ड है हर जगह. हम लोग ऐसा मानते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर की तरीके से समझ लो. अब इसमें क्या करना है, एक क्वेश्चन में बता दूं. डेप्थ 1.5 दे रखा है, सीवेज फ्लो रेट दे रखा है, 5-day BOD दे रखा है. स्टेप 1 क्या होता है, कैलकुलेट द टोटल BOD ऑफ सीवेज टू बी ट्रीटेड बाय ऑक्सीडेशन पॉन्ड पर डे. टोटल BOD निकालना है कि कितना BOD हो रहा होगा. तो सबसे पहले सीवेज फ्लो रेट निकाल लेते हैं, सीवेज डिस्चार्ज निकाल लेते हैं. सीवेज डिस्चार्ज आएगा 125 LPCD इंटू 8,000 लीटर्स पर डे. तो ये वैल्यू आएगी 125 into 8,000. This will give 10 to power 6 liters per day. अब टोटल BOD निकाल लेते हैं. 1 लीटर में 325 मिलीग्राम से, तो 10 to power 6 लीटर्स में कितने होंगे, लीटर से लीटर कैंसिल, 325 kg पर डे. ओके, ये आ गया. अब assume a loading on the pond is 300 kg per day per hectare. तुम लोग क्या मानेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है, लोडिंग कितना लेंगे, 300 kg per day per hectare. थर्ड, एरिया निकालना है. तो एरिया कितना होगा, यूनिट से देखो. अगर मैं BOD को ऐसे डिवाइड कर दूं तो मुझे हेक्टेयर में कुछ एरिया मिल जाए. तो यही करना है, 325 by 300 हेक्टेयर्स. केजी पर डे से केजी पर डे कैंसिल हो जाएगा, ये हेक्टेयर नीचे ऊपर आएगा तो पॉजिटिव. तो क्या आएगा 1.083 हेक्टेयर्स. क्या इस एरिया को लिख लेते हैं 1.083 into 10 to power 4 मीटर स्क्वायर. ओके, ये एरिया आ गया. अब एरिया आने के बाद में डायमीटर निकाल लेते हैं. एरिया इज 5 by 4 d square. 1.083 into 10 to power 4 5 by 4 into d square. तो ये कितना आएगा 117.47 मीटर. देख रहे हो कितना बड़ा ऑक्सीडेशन बॉन्ड बन रहा है यार, 8,000 लोग के लिए. अब उसके बाद में हमें टाइम से चेक करना है, P/Q. तो सिंपल सा, वॉल्यूम हमारे लिए कितना होता है, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया 1.083
into 10 to power 4 into depth which is 1.5 divided by discharge. अब ये मेरे लिए है मीटर क्यूब में, तो मुझे ये क्यूब ही किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में. सीवेज डिस्चार्ज 10 to power 6 लीटर्स पर डे, इसको मैं कर सकता हूँ 10 to power 2 मीटर क्यूब पर डे. ये आ जाएगा 10 to power 2 मीटर क्यूब पर डे. इसे सॉल्व करेंगे $162.45 So this should not be less than 15 days, so it is okay. अगर इन केस अगर आपका ये टाइम सेट नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आपने ये जो लोडिंग रेट लिया है इसको आपको चेंज करके देखना पड़ेगा. ठीक है, लोडिंग रेट चेंज करना पड़ेगा. और इन केस अगर लोडिंग रेट भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ से डेप्थ को चेंज करना. हालांकि आपको ऐसा नहीं आएगा कि आपको ये चीज़ें चेंज करनी होंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केसेस में आपका ये सेट हो जाएगा. इन केस नहीं होता है तो आपको लोडिंग और डेप्थ इनमें से कोई सा चीज को वेरी करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम सही आए. ओके, ये हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट हुआ है. ऐसे और भी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना है, सेम चीज करनी है, सभी में सेम होगा, सिर्फ डेटा अलग हो जाएगा.